हेलो स्टूडेंट्स, ये है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। सो होपफुली तुम लोग ने वो वीडियो देखा होगा और समझ में आया होगा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उस दिन, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक का ही है। ठीक है, जो क्वेश्चन हम कर रहे थे वो है पेज नंबर 128 का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, वैगन वाला क्वेश्चन। उसमें नेट फोर्स निकालना था, नेट फोर्स हमने निकाला था, एक्सीलरेशन ऑफ द ट्रेन भी हमने निकाल लिया था। सी वाला मैंने होमवर्क दिया था। ठीक है, तो ये थोड़ी देर बाद में डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अभी एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। ठीक है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो एक चीज समझने का कोशिश करो, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, जो हमारे बेसिकली जो है 3 लॉज ऑफ मोशन है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ हमने पढ़ लिया। सो हमारा जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ने हमें क्या बताया था? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमें ये बताता है कि कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन पे है या फिर कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है, वो यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसके स्टेट को चेंज ना करे। ध्यान से सुनो, 2 पार्ट है फर्स्ट लॉ के। फर्स्ट लॉ हमें बताता है कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन पे है वो कंटिन्यू रहेगा यूनिफॉर्म मोशन पे। कब तक? जब तक कि कोई बाहर से फोर्स आके उसके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज ना करे। मतलब अगर सपोज ये मार्कर यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा है स्पेस में, अर्थ के बाहर, क्योंकि अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब स्पेस में, वैक्यूम में, कहीं पे जहाँ पे कोई दूसरा फोर्स नहीं है। मान लो ये मार्कर जा रहा है यूनिफॉर्म मोशन पे सीधा, ये यूनिफॉर्म मोशन में हमेशा के लिए जाते रहेगा जब तक कि कोई आके इसको रोके ना। ठीक है, तो ये, और फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? कोई बॉडी जो रेस्ट पे है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये रेस्ट पे है, ये हमेशा रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि कोई आके इसको मोशन पे ना सेट कर दे। तो ये हमारा था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ हमें क्या बता रहा था? कोई भी बॉडी जो रेस्ट पे है वो कंटिन्यू रहेगा रेस्ट पे ही। मतलब कोई भी बॉडी जो रुका हुआ है वो हमेशा रुका हुआ ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स आके उसके स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज ना करे। या फिर कोई भी बॉडी जो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन, याद रखना यूनिफॉर्म मोशन में है, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स आके उसके मोशन को चेंज ना कर दे, मतलब मोशन को रोक ना दे। ये फर्स्ट लॉ था। तो फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ बताता है कि स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए किसका जरूरत है? फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन है या फिर किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए क्या चाहिए? फोर्स चाहिए। ये फर्स्ट लॉ हमें बताता है। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से हमें पता चला फोर्स जरूरी है। किस लिए? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए। ध्यान से सुनो, फोर्स जरूरी है किस लिए? स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए। ये हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है फर्स्ट लॉ। ठीक है, फिर हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या बताता है? सो सेकंड लॉ ऑफ मोशन ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है कि अप्लाइड फोर्स जो होता है, देखो फर्स्ट लॉ ने क्या बताया? फर्स्ट लॉ ने बताया स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। तो फर्स्ट लॉ बता रहा है कि फोर्स किस लिए चाहिए? रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए। अब आए सेकंड लॉ। सेकंड लॉ से पे हमें ये फॉर्मूला मिला, F इक्वल्स टू ma या फिर F नेट इक्वल्स टू ma। मतलब सेकेंड लॉ F इक्वल टू ma नहीं है, सेकेंड लॉ है कि नेट फोर्स होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इससे प्रीवियस लेक्चर पे पूरे डिटेल में मैंने डिस्कस किया है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। बट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हमें ये फॉर्मूला मिला, F इक्वल्स टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो सेकेंड लॉ से हमें फोर्स का वैल्यू मिल रहा है।
फर्स्ट लॉ में हमें यह बताया गया कि फोर्स जरूरी है किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करने के लिए। बट सेकेंड लॉ पे हमें F इक्वल्स टू ma मतलब फोर्स का वैल्यू मिल गया। फर्स्ट लॉ में हमें वैल्यू नहीं मिला था, कि बस ये पता क्या फोर्स के बारे में बताया गया था कि फोर्स ज़रूरी है किसी भी बॉडी के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए, ये बताया गया कि फोर्स ज़रूरी है। बट सेकंड लॉ पे हमें फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है वो मिल गया। फोर्स इक्वल्स टू होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ये कहाँ से मिला? ये सेकंड लॉ से मिला। तो पहले दो जो लॉ है ना वो हमें फोर्स के बारे में बताते हैं। पहला लॉ हमें बताता है फोर्स ज़रूरी है स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए, और सेकंड लॉ हमें बताता है कि F इक्वल्स टू होता है ma, मतलब F इक्वल टू ma हमने डिराइव किया सेकंड लॉ से। वैसे सेकंड लॉ है फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक, अच्छा, तो ये पहले दो लॉज न्यूटन के। ठीक है, आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है न्यूटन्स थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या होता है? देखो, थर्ड लॉ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हमें बताता है। ठीक है, थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? देखो, सो थर्ड लॉ डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, थर्ड लॉ हमें बताता है फोर्स के बारे में हमें मिल गया, फोर्स का आइडिया लग गया पहले दो लॉ से, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए, एंड फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है? ma, जब मास कांस्टेंट हो। थर्ड लॉ हमें क्या बताता है? थर्ड लॉ बताता है कि जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स देगा, ध्यान से सुनो, जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स देगा, रिटर्न में वो बॉडी भी पहले वाले बॉडी पे फोर्स देगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये एक बॉडी है। सपोज ये एक बॉडी है बॉडी बी, और ये एक बॉडी है बॉडी ए। ठीक है, अब क्या हुआ, ये बॉडी ए आगे आके बॉडी बी को धक्का दिया। जैसे कि मान लो जमीन पे दो फुटबॉल रखा हुआ है या फिर दो बॉल रखा हुआ है। ठीक है, ये बॉल इधर है, अब ये बॉल जाके, इस बॉल ने जाके, बॉल ए ने जाके बॉल बी को धक्का दिया। बॉल ए ऐसे गया, ठीक है, बॉल ए ऐसे गया, जाके बॉल बी को ऐसे धक्का मारा, ऐसे धक्का मारा। तो बॉल ए ने बॉल बी को सामने की तरफ फोर्स दिया। ये बॉल ए ने बॉल बी को इस तरफ फोर्स दिया। रिटर्न में याद रखना, रिटर्न में, थर्ड लॉ हमें बताता है, रिटर्न में बॉल बी भी या फिर बॉडी बी भी बॉडी ए को फोर्स देगा इस तरफ, जिस तरफ ए ने दिया। ए ने बॉडी ए ने या फिर बॉल ए ने बॉडी बी को किस तरफ फोर्स दिया? इस तरफ दिया। ये फोर्स जो है, ये फोर्स इस तरफ, ये लगा किसके ऊपर? बी के ऊपर लगा। ये फोर्स किसने दिया? ए ने जाके बी को इस तरफ दिया। रिटर्न में बी भी क्या करेगा? ए को फोर्स देगा, क्योंकि ए ने बी को इस तरफ दिया था, तो थर्ड लॉ के हिसाब से बी भी ए को देगा, बट इस तरफ देगा, और उतना ही देगा जितना ए ने दिया। मतलब मान लो ए ने बी को आके 5 न्यूटन फोर्स से धक्का दिया, तो रिटर्न में बी जो है ए को ऑपोजिट में फोर्स देगा 5 न्यूटन। ये है थर्ड लॉ, कि जब भी कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, रिटर्न में वो बॉडी भी पहले वाले बॉडी पे फोर्स लगाती है, उतना ही और उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये है थर्ड लॉ। ठीक है, अच्छा, ये जो ए ने बी पे लगाया इसको बोलेंगे एक्शन, और बदले में बी ने ए पे जो लगाया उसको बोलेंगे रिएक्शन। तो मतलब थर्ड लॉ जो है वो एक्शन और रिएक्शन के बारे में बात करता है। एक्शन क्या है? कोई बॉडी ने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया, रिटर्न में उस बॉडी ने भी उस पहले वाले बॉडी पे फोर्स लगाया। एक्शन, रिएक्शन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने ऐसे अभी फोर्स दिया, इस तरफ फोर्स दिया। किसने दिया? मैंने, मेरे हाथ में मार्कर को इस तरफ फोर्स दिया। रिटर्न में ये मार्कर मेरे हाथ पे इस तरफ फोर्स दे रहा है, तो ये एक्शन, मैंने जो मार्कर के ऊपर दिया एक्शन, मार्कर ने जो मेरे हाथ पे दिया दैट इज रिएक्शन। तो ये है न्यूटन्स थर्ड लॉ। थोड़ा और डिस्कस करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ को, ठीक है, ताकि समझ में आए। ठीक है, तो और थोड़ा इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे।
ठीक है, थर्ड लॉ को। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो तुम लोग घर पे भी ट्राई कर सकते हो। ये सपोज एक वॉल है, जैसे रूम है, किसी रूम पे तुम लोग अभी बैठे होगे, उस रूम में वॉल होगा, ठीक है। सपोज वॉल पे जाके तुमने अपने हाथ से धक्का दिया, ये वॉल है, वॉल को इस तरफ धक्का दिया, तो वॉल को जब हम धक्का देंगे ना तो फोर्स किसके ऊपर लगेगा, फोर्स वॉल के ऊपर लगेगा। तो सपोज ये हाथ से हमने वॉल को इस तरफ धक्का दिया, ठीक है, हाथ से हमने वॉल को इस तरफ धक्का दिया, रिटर्न में वॉल भी हमारे हाथ के ऊपर इस तरफ धक्का देगा, ठीक है। बात समझ में आया? ठीक है, हमने क्या किया, अपने हाथ से वॉल को इस तरफ दिया, मतलब ये क्या है, दैट इज फोर्स ऑन वॉल बाय हैंड, ये है हमारा एक्शन, ठीक है। तो थर्ड लॉ क्या कहता है, हाथ ने अगर वॉल पे फोर्स दिया इस तरफ, देखो ये वॉल के ऊपर फोर्स इस तरफ लगा, तो रिटर्न में वॉल भी हाथ को इस तरफ फोर्स देगा, ये है रिएक्शन, ठीक है। मतलब फोर्स ऑन हैंड बाय वॉल, तो ये हो गया हमारा एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा, एक जो कॉमन एग्जांपल दिया जाता है न्यूटन्स थर्ड लॉ का, वो ये है कि मैंने किसी को थप्पड़ मारा, रिटर्न में वो भी मुझे थप्पड़ मारेगा, ये ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाला है वो ये है कि देखो जब भी हम किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स देंगे, रिटर्न में वो बॉडी हम पे फोर्स देगा, एक्शन का रिएक्शन, ये एक्शन रिएक्शन। अब ये सेम टाइम पे होता है, इंस्टेंटली होता है, ऐसा नहीं कि मैंने वॉल को धक्का दिया, वॉल ने 5 मिनट बाद रिटर्न में दिया, नहीं, उसी टाइम देगा, साइमल्टेनियसली होगा ये प्रोसेस। जहाँ पे मैंने अपने हाथ से वॉल को फोर्स दिया, रिटर्न में वॉल भी मेरे हाथ में फोर्स देगा, एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे हो रहा है। थप्पड़ में क्या होता है, मैंने थप्पड़ मारा, 5-6 सेकंड बाद वो मारेगा ना, 5-6 सेकंड का गैप आ गया, तो एक्शन रिएक्शन नहीं है वो। बात समझ में आया? तो एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होगा, मतलब सेम टाइम पे होगा। हाथ ने वॉल को फोर्स दिया, उसी टाइम वॉल भी हाथ को फोर्स दे देगा, तो एक्शन रिएक्शन क्या होगा, साइमल्टेनियसली होगा, विल हैपन ऑकर एट द सेम टाइम। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट, तो एक चीज हमारा थर्ड लॉ में क्या है, तो थर्ड लॉ को हम क्या बोल सकते हैं, अगर इसका मैं स्टेटमेंट लिखूं, थर्ड लॉ को क्या लिखेंगे हम, थर्ड लॉ में हम लिख सकते हैं कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट, ठीक है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट when one object, जो बुक से मैं स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ, one object exerts a, when one object exerts a force on another body, ठीक है, another body या फिर another object भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट बॉडी एक ही चीज़ है, ठीक है, another object, the second body, second object, the second object instantaneously, उसी वक्त instantaneously, ठीक है, instantaneously exert a force back on the first object, ये है हमारा न्यूटन्स थर्ड लॉ। मतलब देखो स्टेटमेंट देखो जो मैंने बताया है, द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो हमारा हाथ, हैंड जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, एक्सर्ट्स द फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, जब हाथ ने वॉल को फोर्स दिया, द सेकंड ऑब्जेक्ट, इसमें सेकंड ऑब्जेक्ट ये है, इंस्टेंटेनियसली मीन्स उसी टाइम हमें वापस दे देगा फोर्स, ठीक है। सो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट,
द सेकेंड ऑब्जेक्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब उसी वक्त exert a force back on the first object। ये है हमारा थर्ड लॉ, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कुछ पॉइंट है जो तुम लोगों को नोट डाउन करना है वो ये है, देखो जो हाथ ने, हैंड जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ने जो सेकंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स दिया वो एक्शन हुआ, सेकंड ने फिर से फर्स्ट को दिया उतना ही बट उल्टा डायरेक्शन में, ये इस तरफ ये इस तरफ। तो एक्शन रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट होता है, और एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे लगते हैं। तो जो और एक पॉइंट मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, action and reaction are equal in magnitude but opposite in direction। ठीक है, एक्शन रिएक्शन इक्वल होते हैं, मतलब अगर मेरे हाथ ने वॉल पे 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो रिटर्न में वॉल मेरे हाथ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स देगा, बट डिफरेंस क्या है, ये 10 न्यूटन इस तरफ लग रहा है और वॉल ने जो हाथ पे 10 न्यूटन दिया है वो इस तरफ लग रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन, ये एक्शन ये रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो 10 10 मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, इक्वल है, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये इस तरफ है ये इस तरफ है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। न्यूटन थर्ड लॉ में क्या होता है, जब भी हम किसी बॉडी पे एक्शन मतलब फोर्स देते हैं, रिटर्न में वो बॉडी हम पे रिएक्शन वो भी उतना ही फोर्स देता है, और दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। और एक पॉइंट देखो एक्शन रिएक्शन का, एक्शन रिएक्शन सेम टाइम पे होते हैं, ठीक है, एक्शन रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक्शन रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली, ऐसा नहीं कि मैंने इसको वॉल को धक्का दिया, वॉल ने 10 सेकंड बाद रिटर्न में फोर्स दिया, नहीं, उसी वक्त इंस्टेंटेनियसली साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। सो एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, ऑकर्स साइमल्टेनियसली, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, साइमल्टेनियसली। इसीलिए वो थप्पड़ वाला एग्जांपल जो है ना, कि हमने किसी को थप्पड़ मारा और उसके रिटर्न में थप्पड़ मारा, वो थर्ड लॉ का एग्जांपल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होना चाहिए। मैं किसी को थप्पड़ मारूंगा, वो कम से कम रिटर्न में थप्पड़ मारने में 1-2 सेकंड तो लगाएगा ना, तो साइमल्टेनियसली कहाँ हो रहा है, साइमल्टेनियसली मतलब सेम टाइम पे, उसी टाइम पे, ठीक है। जैसे ये दोनों हाथ मेरे साइमल्टेनियसली मूव कर रहे हैं, ये भी ऊपर जा रहा है उस टाइम पे, ये वाला भी ऊपर जा रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऊपर नीचे। अब ये साइमल्टेनियसली, ये ऊपर से नीचे आया, अब ये ऊपर से नीचे, नहीं, साइमल्टेनियसली दोनों हाथ ऊपर नीचे जा रहे हैं साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो एक्शन एंड रिएक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, ये एक पॉइंट है। और जो और एक पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है और ये सबसे कंसेप्चुअल है, ठीक है, कि एक्शन एंड रिएक्शन सेम बॉडी पे नहीं होगा। देखो हाथ ने वॉल पे फोर्स दिया, हाथ ने क्या किया, वॉल पे फोर्स दिया, तो एक्शन जो है वो क्या हुआ, एक्शन जो है वो वॉल पे लगा, ठीक है, और रिटर्न पे वॉल ने हाथ पे फोर्स दिया। तो देखो एक्शन जो है, पहला वाला फोर्स वॉल पे लगा, सेकंड वाला फोर्स हाथ पे लगा, समझ में आया। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ए बी को इस तरफ धक्का देगा तो रिटर्न में बी भी ए को उतने ही फोर्स से इस तरफ धक्का देगा। तो पहला वाला फोर्स किस पे लग रहा है, बी पे लग रहा है, मतलब एक्शन जो है वो बी पे लग रहा है, और बी किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, तो रिएक्शन किसके ऊपर लग रहा है, ए के ऊपर लग रहा है। तो एक्शन बी के ऊपर लगा, रिएक्शन ए के ऊपर लगा, डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा है, सेम बॉडी पे नहीं लगेगा। बात समझ में आया। सो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स जो है ना 1 2 3 एक्शन रिएक्शन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको समराइज करो। न्यूटन थर्ड लॉ हमें क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ हमें एक नए कंसेप्ट के बारे में बताता है, दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ हमें एक्शन एंड रिएक्शन के बारे में बताता है। जब मैं किसी बॉडी को फोर्स दूंगा, रिटर्न में वो बॉडी भी मुझे फोर्स देगा ऑपोजिट में, दैट इज एक्शन मैंने जो दिया, और बॉडी ने किसी जिस पे मैंने फोर्स लगाया, जैसे वॉल पे अगर धक्का मारा, वॉल रिटर्न में मुझे देगा, दैट इज रिएक्शन, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट थर्ड लॉ से आया। फिर बताया कि एक्शन एंड रिएक्शन
साइमल्टेनियसली ऑकर करते हैं सेम टाइम पे, एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। और सबसे मेन पॉइंट, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। जैसे मान लो सपोज तुम लोग क्या किए, तुम में से कोई किसी ने जाके वॉल पे धक्का दिया, एक्शन वॉल को लगा ना, ठीक है। रिटर्न में वॉल हमें धक्का देगा तो रिएक्शन हम पे लगा। पहला वाला फोर्स वॉल को लगा जो एक बॉडी है, दूसरा वाला फोर्स हम पे लगा जो दूसरा बॉडी है, तो एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे लगेगा, ठीक है। तो याद कर लो, एक्शन रिएक्शन ऑकर साइमल्टेनियसली, एक्शन रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, एंड एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर्स इन डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। तो ये थर्ड लॉ मैंने डिस्कस किया। नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, अभी और आगे हम थर्ड लॉ के कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड लॉ के कुछ एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो और अच्छा होगा। जैसे थर्ड लॉ, एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड लॉ, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। जैसे देखो, सपोज ये हमारा ग्राउंड है, सरफेस है, मतलब फील्ड है, स्कूल का फील्ड है मान लो तुम्हारे, और हम उस पर चलना चाहते हैं। सपोज ये हमारा पाँव है, ठीक है, हम चलना चाहते हैं। अब देखो, चलने के लिए हम क्या करेंगे, मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल दे रहा हूँ। वाइल वॉकिंग, चलते टाइम भी न्यूटन्स थर्ड लॉ का एक एप्लीकेशन है, न्यूटन्स थर्ड लॉ के हम उसको देख सकते हैं। तो होगा क्या, देखो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है और ये हमारा लेग है, पाँव है। अच्छा, अब होगा क्या, हम अपने पाँव से ग्राउंड को पीछे की तरफ धकेलेंगे, एक्शन। हम अपने लेग से, पाँव से ग्राउंड को, देखो क्योंकि जब भी चलते हो ना, हम पाँव से पीछे की तरफ फोर्स देते हैं, हम कभी आगे की तरफ फोर्स नहीं देते। आगे की तरफ फोर्स देके थोड़ी चल पाएंगे। अगर चलना है, याद है, अगर तुम खुद भी अभी चल के देख सकते हो तुम लोग, कि अगर तुमको ग्राउंड पे चलना है तो पाँव से फोर्स हम किस तरफ देंगे, पीछे की तरफ देंगे, ठीक है। तो ये लेग है और ये ग्राउंड है, ठीक है। अब हमने अपने पाँव से क्या किया, ग्राउंड पे पीछे, ऐसे पीछे की तरफ फोर्स दिया। अच्छा, फोर्स हमने किसको दिया, फोर्स हमने दिया है ग्राउंड को। तो हमने अपने पाँव से ग्राउंड पे फोर्स दिया, और फोर्स किस तरफ दिया, पीछे की तरफ दिया, तो ये हो गया एक्शन। अब तो न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से अब ग्राउंड भी हमको उतना ही फोर्स देगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज रिएक्शन। यही तो है एक्शन रिएक्शन। हम किसी बॉडी पे फोर्स देते हैं, रिटर्न में वो बॉडी भी हम पे उतना ही फोर्स देता है ऑपोजिट में। तो इस केस में लेग ने ग्राउंड पे फोर्स दिया इस तरफ, एक्शन। ग्राउंड लेग को फोर्स देगा इस तरफ, दैट इज रिएक्शन। अब लेग को फोर्स मिल गया इस तरफ, लेग आगे बढ़ गया, हम आगे बढ़ गए। बात समझ में आया, एक्शन रिएक्शन। और ये सेम टाइम पे होगा। ये तो मैंने पहले एक्शन बनाया, फिर कुछ देर बाद रिएक्शन बनाया, ऐसा नहीं कि पहले एक्शन हो रहा है फिर यही साइमल्टेनियसली एक्शन एंड रिएक्शन ऑकर्स साइमल्टेनियसली। सो हमने क्या किया, लेग से ग्राउंड पे पीछे फोर्स दिया, एक्शन। रिटर्न में ग्राउंड हम पे। अब देखो, ये एक्शन लग रहा है ग्राउंड पे, रिएक्शन लग रहा है लेग पे। तो एक्शन रिएक्शन हमें पता है कैसे होने चाहिए, डिफरेंट बॉडीज पे होने चाहिए। एक्शन रिएक्शन कभी सेम बॉडीज पे नहीं होगा, डिफरेंट बॉडीज में होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो समझ में आया। सो वाइल वॉकिंग, कभी भी चलते टाइम, वाइल वॉकिंग our leg applies force on the ground in the backward direction, due to which the ground gives us force in the forward direction and we move in the forward direction. ये है, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ का एक एप्लीकेशन। टेक्स्ट बुक में पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी ये एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। अच्छा, और अगर हम एग्जांपल देखना चाहे न्यूटन थर्ड लॉ का, ठीक है, जो बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है और इम्पॉर्टेंट भी है, इस पे न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। अभी समझ लो, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, ठीक है, रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग ऑफ अ गन होता क्या है, अगर कभी बंदूक चलाया होगा, होपफुली नहीं चलाया होगा और नहीं चलाना भी नहीं चाहिए तुम लोग को, बट होता क्या है, जब भी हम गन चलाते हैं, सपोज ये गन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने गन को फायर किया,
तो जब भी हम गन को फायर करते हैं गन पीछे की तरफ आता है, ठीक है, तो हमें एकदम जोर से पकड़ना पड़ता है, नहीं तो हमारे कंधे पे चोट लग सकता है या फिर हाथ पे चोट लग सकता है। तो गन को जब हम फायर करते हैं तो गन पीछे की तरफ जर्क करता है, पीछे की तरफ आता है। बात समझ में आए? इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। ये जो गन शूट करने के बाद गन से जब हम बुलेट शूट करेंगे और गन पीछे की तरफ आएगा, इसी को बोलेंगे रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। सपोज ये जो बुक है ये हमारा गन है मान लो, ठीक है, ये हमारा गन है मान लो। अच्छा, इसको हमने क्या किया, ऐसे गन को ऐसे गोली चलाया, ऐसे ठश करके ऐसे गोली चलाया। जैसे ही हम इससे बुलेट फायर करेंगे ये गन पीछे की तरफ थोड़ा जर्क करेगा। ये जो पीछे की तरफ आता है गन बुलेट फायर होने के बाद, इसी को बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। अब ये क्यों होता है, इस पर भी थर्ड लॉ है। देखो सपोज ये हमारा गन है, ठीक है, और ये बुलेट है। गन के अंदर क्या होता है, सपोज ये बुलेट है, ठीक है, और ये हमारा गन है। अच्छा, अब ये हमारा बुलेट है और ये हमारा गन है। अब होगा क्या, जैसे ही गन को हम फायर करेंगे ये बुलेट क्या होगा, ये बुलेट सामने की तरफ जाएगा, इसको फोर्स मिलेगा इधर बुलेट को, ठीक है। गन क्या करेगा, गन में गन पाउडर होता है, बारूद होता है, वो ब्लास्ट करेगा, तो वो गन बुलेट को सामने की तरफ फोर्स देगा, दैट इज एक्शन। बात समझ में आया? बुलेट को किस तरफ जाना है, बुलेट को सामने जाना है। मतलब गन को जब हम फायर करेंगे ना, उसके अंदर वो जो बारूद होता है, जो केमिकल होता है, वो ब्लास्ट होके एनर्जी देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बुलेट सामने की तरफ जाएगा। तो गन ने बुलेट को फोर्स दिया इस तरफ, ठीक है, जैसे ही फायरिंग किया। सो गन ने बुलेट को फोर्स दिया इस तरफ, गन ने बुलेट को फोर्स दिया इस तरफ, जिसकी वजह से वो निकल के, ठीक है, ये मान लो बुलेट निकला फायर करने के बाद, ऐसे सामने की तरफ जाएगा, बहुत हाई स्पीड से जाएगा। तो गन ने बुलेट को फोर्स दिया इस तरफ, रिटर्न में बुलेट गन को फोर्स देगा इस तरफ, उतना ही देगा। गन जिस फोर्स से बुलेट को धक्का देगा तो बुलेट भी उतने ही फोर्स से गन को पीछे उतना ही फोर्स देगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से गन पीछे की तरफ जर्क करता है, मूव करता है। थर्ड लॉ, गन ने बुलेट को फोर्स दिया जिसकी वजह से वो आगे गया, रिटर्न में बुलेट ने भी गन को पीछे की तरफ फोर्स दिया, एक्शन और उसका बदला रिएक्शन, ठीक है। एक्शन किस पे लगा, बुलेट पे, रिएक्शन किस पे लगा, गन पे, जिसकी वजह से पीछे आता है। अच्छा, ये सवाल आ रहा होगा कि गन ने बुलेट को जितना फोर्स दिया उससे बुलेट तो एकदम फास्ट होके चला गया, बट गन तो रिटर्न में बुलेट ने भी तो गन को उतना ही फोर्स दिया, गन दूर क्यों नहीं गया। देखो बुलेट बहुत छोटा होता है, उतने फोर्स में वो बहुत आगे निकल गया, बट उतना ही फोर्स गन के लिए काफ़ी नहीं है कि उसको वैसे मूव करा दे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, जैसे छोटे से पत्थर को मैं ऐसे मारूंगा तो दूर जाएगा, अब बड़े से पत्थर को मैं वैसे ही मारूंगा तो थोड़ी जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल बुलेट को अगर 1000 न्यूटन फोर्स मिला, जैसे गन ने मान लो इस बुलेट को 1000 न्यूटन फोर्स दिया, रिटर्न में बुलेट भी गन को पीछे की तरफ 1000 न्यूटन देगा। ये 1000 न्यूटन काफ़ी है बुलेट को बहुत फास्ट वेलोसिटी से मूव कराने के लिए, बट ये 1000 न्यूटन काफ़ी नहीं है गन को बहुत दूर तक पहुंचाने के लिए। तो समझ में आया? तो रिकॉइलिंग ऑफ ए गन क्या होता है, जब भी हम गन को फायर करते हैं गन पीछे की तरफ आता है थोड़ा, इसी को रिकॉइलिंग बोलते हैं। ये किस लिए होता है, क्योंकि जब भी हम फायर करते हैं, ये बुलेट पहले अंदर था, जैसे ही हमने फायर किया, फायर करने का मतलब क्या होता है, फायरिंग का मतलब क्या होता है, फायरिंग का मतलब होता है कि गन जो है वो बुलेट को आगे की तरफ फोर्स देगा। तो जैसे ही हमने इसको फायर किया, गन ने बुलेट को फोर्स दिया इस तरफ, ऐसे ऐसे जोर से धक्का दिया। अब ये फोर्स सामने की तरफ जाने वाला फोर्स बुलेट पे लगा है, ठीक है। रिटर्न में बुलेट भी गन को इस तरफ फोर्स देगा, जिसकी वजह से ये पीछे थोड़ा जर्क करेगा। तो ये है रिकॉइलिंग ऑफ अ गन, याद रखना, एक्शन रिएक्शन। सो व्हाई अ गन रिकॉइल्स, ये आ सकता है एग्जाम में, जो गन होता है वो रिकॉइल क्यों करता है, मतलब पीछे की तरफ क्यों आता है, बिकॉज व्हेनेवर वी फायर अ गन, the gun exerts the force on the bullet, in return the bullet also exerts the same force on the gun, due to which the gun jerks, मतलब the gun recoils। इसको याद रखना, ये भी थर्ड लॉ का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, सो और एक एग्जांपल हम थर्ड लॉ का डिस्कस करते हैं, ठीक है।
और एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। सपोज नाव किसने किसने चढ़ाया, हाथ उठाओ एक बार। नाव जो होता है वो किसने किसने चढ़ाया, नाव बोट सबने तो नहीं चढ़ा होगा जितने लोग देख रहे हैं अभी, बट कुछ ने तो चढ़ा होगा। सपोज ये एक तालाब है या फिर कुछ है, वहाँ पे एक बोट है, ठीक है, ये बोट है, और यहाँ पे क्या है, डेक मतलब सॉरी लैंड है, मतलब अभी यहाँ पे हम लैंड करने वाले, उतरने वाले। तो बोट यहाँ पे आया, बोट पे मान लो एक आदमी था। अब ये आदमी क्या करेगा, इसको यहाँ पे जाना है, तो ये बोट को पीछे की तरफ फोर्स देगा, ठीक है, तो रिटर्न में ये बोट इसको सामने की तरफ फोर्स देगा, तो ये उधर जाएगा। जैसे जब हम बोट से उतरना होता है, देखना हम बोट को पीछे की तरफ धक्का देते हैं, फिर हम आगे की तरफ जाते हैं, तो हम अपने पाँव से बोट को दे रहे पीछे की तरफ, रिटर्न में बोट हमें धकेल रहा है आगे की तरफ। एक्शन का रिएक्शन। तो ये आदमी को अगर बोट से उतर के, सपोज ये इसको यहाँ पे उतरना है, सामने लैंड, जमीन आ गया, लैंड, तो बोट आ गया, ठीक है, बोट क्या हुआ, चलते 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 आ गया, अब उतरने का टाइम आया है। तो सपोज ये आदमी है, इसको क्या करना है, उतरना है, तो ये अपने पाँव से बोट को देगा फोर्स पीछे की तरफ, रिटर्न में ये बोट आदमी को देगा फोर्स, उतना ही इक्वल फोर्स सामने की तरफ उसी टाइम पे देगा। अब ये सामने की तरफ उतर जाएगा। देख सकते हैं जब भी बोट से हम सामने ज़मीन पे उतरते हैं, लैंड पे हम उतरते हैं, तो हम बोट को पीछे की तरफ किक करते हैं, धक्का देते हैं, तो रिटर्न में बोट हमें सामने की तरफ फोर्स देता है। तो एक्शन रिएक्शन। सो ये कुछ हमने डिस्कस किया न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ हमने डिस्कस किया। तो न्यूटन थर्ड लॉ पे देखो हमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट मिला, एक बार इसको रिवाइज कर लो। न्यूटन थर्ड लॉ से हमें जो कंसेप्ट मिला वो हमें मिला एक्शन रिएक्शन का कंसेप्ट मिला, ठीक है। एक्शन रिएक्शन क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं सेम टाइम पे। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है, सेम मैग्नीट्यूड, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने डिस्कस किए। तो याद रखो, हम जब भी किसी बॉडी पे फोर्स देंगे या फिर कोई भी बॉडी जब किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स देगा, रिटर्न में दूसरा बॉडी भी पहले बॉडी पे उतना ही फोर्स देगा, बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं, एक्शन रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। तो ये थर्ड लॉ होपफुली समझ में आया होगा, ठीक है। तो अपने टेक्स्ट बुक को पढ़ो, रीड करो, ठीक है, उसमें जो जो लिखा है मैंने वहाँ पे यहाँ पे समझाया है, ठीक है। और आज की वीडियो में उतना ही। जो न्यूमेरिकल्स रह गया है ट्राई करो, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में दिया था, नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।